Assalamu alaikum. This is me, Dr. Faiza, for a brief overview of digestion and absorption in the GIT from your GIT module. So, by the end of this session, you will be able to describe the digestion and absorption of major nutrients in the gastrointestinal tract. So, digestive and absorptive functions of the GIT, we will be looking into this with respect to major nutrients like proteins, carbohydrates, and fats on the first hand separately. So, starting from the carbohydrates, the carbohydrates we usually ingest in the form of starches and cellulose and glycogen, mostly starch and glycogen from the animal sources and starch from the plant sources, which are made up of many glucose monomers made into polysaccharides. The digestion of the polysaccharides begins in the माउथ एंड कंटिन्यूज इन द डाइजेस्टिव ल्यूमन. माउथ में कैसे स्टार्ट होती है? स्लाइवरी एमाइलेज से स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंटिन्यू रहती है विद पेंक्रियाटिक एमाइलेज. स्लाइवरी एमाइलेज और पेंक्रियाटिक एमाइलेज करते क्या है? हाइड्रोलाइज करते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को and convert the polysaccharides into oligosaccharides and disaccharides. अब जो स्लाइवरी अमाइलेज ने ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट की थी, वो स्टमक के अंदर जाके कुछ मिनट तक तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन स्टमक के अंदर पीएच इतना कम होता है कि वो स्लाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए एडिक्वेट नहीं रहता और इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है. स्टमक के अंदर कोई पर्टिकुलर एमाइलेजेस रिलीज नहीं होते फॉर digestion of carbohydrates. When the chyme comes to the small intestine, there the pancreatic amylase then continues the digestion of the polysaccharides as started by the salivary amylase. Ultimately, जो disaccharides और oligosaccharides हैं, they have to be converted into the monosaccharides before absorption in the small intestine. तो small intestine के brush border के अंदर there are enzymes which convert these disaccharides into oligosaccharides, जैसा कि लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोट्रायोज है, अल्फा लिमिट्रेक्सटेंस हैं. इनके ऊपर ये एक्ट करेंगे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स. कौन कौन से हैं? लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड आइसोमाल्टेज, जो कि इन डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करें. अल्टीमेटली 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज. जब ये बन जाएंगे, नाउ ओनली दीज कैन बी एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमिनल बॉर्डर. अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी? एक तो इन मोनोसैकेराइड्स ने एब्जॉर्ब होना है फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द एंटेरोसाइट, ये एंटेरोसाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फिर एग्जिट करना है फ्रॉम द अदर एंड इनटू द इंटरस्टिशियम और द ब्लड. तो एक ल्यूमिनल बॉर्डर है इनका और एक ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला बॉर्डर है. अब इसके अक्रॉस एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं वो सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट होते हैं. को ट्रांसपोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि इनडायरेक्टली एनर्जी यूज़ करता है फ्रॉम द सोडियम पोटेशियम पंप. तो यहाँ पे ये आपको सोडियम पोटेशियम पंप नज़र आ रहा है, इसकी एनर्जी इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है बाय द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, और इसी के थ्रू ग्लैक्टोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है. लेकिन फ्रुक्टोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस दिस ल्यूमिनल बॉर्डर, और यहाँ पे चैनल इसका है GLUT5. SGLT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 ने ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट किया, GLUT5 ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू फ्रुक्टोज को. F फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड F फॉर फ्रुक्टोज. वंस दीज हैव एंटर्ड इनसाइड द एंटेरोसाइट, अब इन्होंने एग्जिट करना है, इसके लिए इनको एक और चैनल प्रोटीन चाहिए. अब यहाँ पे तीनों ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चैनल फ़र्क है. प्रोटीन दिस इज़ GLUT2, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज तीनों ही इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एग्जिट करके अदर एंड पे ब्लड के अंदर शामिल हो रहे हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी पेशेंट को हो तो दैट इज़ एन अप्लाइड एस्पेक्ट, उसमें लैक्टेज की डेफिशिएंसी होगी, लैक्टोज मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट नहीं होगा एज इज़ हैपनिंग ओवर हेयर, दिस विल स्टे इन द इंटेस्टाइन और उसकी वजह से ब्लॉटिंग और डायरिया होगा. प्रोटीन्स के ऊपर अगर आ जाएं तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स. उसमें डाइजेशन के लिए देयर आर एक्सोजेनस प्रोटीन्स जो हम इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डाइट, और एंडोजेनस प्रोटीन्स भी हैं. जितने भी हमारे एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, स्लफ्ड एपिथेलियल सेल्स हैं, लीक प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनकी भी डाइजेशन होती है और ये फिर अब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिनस इन द स्टमक.
ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट नहीं होती, स्टमक के अंदर पेप्सिन है वो स्टार्ट करता है, जिसकी ऑप्टिमम पीएच रेंज जो है 1 to 3 है। तो जैसे ही काइम एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पीएच अब एल्कलाइन या न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होती है, तो पेप्सिन का एक्शन ख़त्म हो जाता है। हियर कम्स एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी शामिल हैं। ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटेरोपेप्टाइडेज दिस हेल्प्स इन एक्टिवेशन। ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बनाता है और ट्रिप्सिन बाकी सबको फिर एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशंस के बाद क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली ये सारी की सारी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो कुछ तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, कुछ जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स अमाइनो पेप्टाइडेजेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर ल्यूमन के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरह मोनोसेकेराइड्स के लिए लाजमी था कि मोनोसेकेराइड होंगे तो ही वो एब्जॉर्ब होंगे, कुछ स्मॉल अमाइनो एसिड डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। तो वो एब्जॉर्प्शन के बाद विद इन द एंटेरोसाइट्स भी अमाइनो पेप्टाइडेजेस मौजूद हैं जो इनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टेड फ्रॉम पेप्सिन, फिर पेंक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ने एक्ट किया, स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स बने। जो अमाइनो एसिड्स बन गए थे वो एब्जॉर्ब हो गए। कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स या तो इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर पे अमाइनो एसिड्स बन गए या फिर इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेजेस से बन जाएंगे अमाइनो एसिड्स। दिस इज शोइंग द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन बाय एंटेरोकाइनेज, और फिर ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा, वो बाकी सारे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गई है तो वो दो चीज़ों की होनी है, एक तो अमाइनो एसिड्स की होनी है और एक स्मॉल पेप्टाइड्स की होनी है। किस तरह से होगी? स्मॉल अमाइनो एसिड्स की फिर सोडियम के साथ ही को ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे ग्लूकोज की हुई थी। ये इसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम पम्प, और यहाँ को ट्रांसपोर्ट हो रही है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अमाइनो एसिड्स के साथ। स्मॉल पेप्टाइड्स की फिर टर्शरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये कैसे होती है? सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर इज़ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, फिर ये हाइड्रोजन पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर है जो कि टर्शरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। तो हाइड्रोजन आइंस के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट करके इनफैक्ट इट्स अ सिम्पोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर है, ये स्मॉल पेप्टाइड्स की एब्जॉर्प्शन करा देगा। वंस द स्मॉल पेप्टाइड्स हैव एंटर्ड इनटू द एंटेरोसाइट्स, अब इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेजेस इन पे एक्ट करेंगे ताकि इनको अमाइनो एसिड्स बना सकें, क्योंकि अदर एंड ऑफ एंटेरोसाइट से सिर्फ अमाइनो एसिड ही एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ से पेप्टाइड एग्जिट नहीं कर सकते। अब ये अमाइनो एसिड कैसे एग्जिट कर रहे हैं? ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू एग्जिट कर रहे हैं और पैसिव कैरियर्स के थ्रू, और वहाँ से फिर वो ब्लड में शामिल हो जाएंगे। सो दिस इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एट दिस एंड एंड दिस इज़ को ट्रांसपोर्ट एट द अदर एंड। फिर उसके बाद अगर हम फैट्स के ऊपर आ जाते हैं तो ओरल कैविटी के अंदर कुछ लिंगुअल लाइपेजेस होते हैं और कुछ जगहों पे गैस्ट्रिक लाइपेजेस भी लिखे हुए होते हैं जो कुछ ना कुछ डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं फैट्स की, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव डाइजेशन इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर होती है जब इनकी एमल्सिफिकेशन हो जाती है। तो इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स करते हैं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ना सिर्फ हमें पेंक्रियाटिक लाइपेजेस की ज़रूरत है बल्कि बाइल सॉल्ट्स की भी ज़रूरत है, जो कि ब्रेक डाउन करेंगे लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को इनटू द स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। इसको इमल्सिफिकेशन कहेंगे। दिस विल इंक्रीज द सर्फेस एरिया। जब सर्फेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर आप पेंक्रियाटिक लाइपेजेस आके एक्ट करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं पेंक्रियाटिक लाइपेज? कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को करेगा, फॉस्फोलाइपेज A2 जो फॉस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स विल कन्वर्ट इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स। ये मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स अब एब्जॉर्ब हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइसेल्स। माइसेल्स क्या है कि अगेन बाइल सॉल्ट्स इनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जिन्होंने पहले इनकी एमल्सिफिकेशन की थी वही इनको कैरियर प्रोवाइड करेंगे, और ये माइसेल आराम से लिपिड सॉल्युबल है। बाइल सॉल्ट्स, मोनोग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, जो भी एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है वो सारे इस माइसिल के अंदर फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स और बाहर इनके बाइल सॉल्ट्स होंगे। ये इसको फेरी करेंगे, ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन भी होंगे जिन्होंने कैरी होना है इनके साथ। और यहाँ ये ब्रश बॉर्डर तक आ गए। जैसे ही ब्रश बॉर्डर पे पहुँचेंगे अब बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, दे हैव जस्ट एक्टेड एज अ फेरी। वो यहाँ तक ले आए हैं इनको और फिर ये यहीं पे रुकेंगे, रीयूज़ होंगे वापस जाके ल्यूमन के अंदर, और जितना भी डाइजेस्टेड फूड फैटी पार्टिकल्स थे वो सारे बस सिंपली डिफ्यूज़ कर जाएंगे क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल हैं।
तो सेल मेम्ब्रेन को इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर लेंगे, डिफ्यूज़ करके एंटेरोसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद क्या करते हैं, जो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स एब्जॉर्ब होकर आए थे, दे विल कंबाइन अगेन टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स फिर एपोलाइपोप्रोटीन्स के साथ मिलके काइलोमाइक्रॉन्स बना देंगे। दीज काइलोमाइक्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ एग्जिटिंग एट द अदर एंड ऑफ एंटेरोसाइट। यहाँ से एग्जिट कैसे करेंगे, अब ये बड़ा पार्टिकल है, ये सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एग्जिट नहीं करा, ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एग्जिट करेगा और वहाँ से फिर ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर द लिपिड्स कि अब ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड वेसल्स में जाने की बजाय सेंट्रल लेक्टियल्स या लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर जा रहे हैं। कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी चले जाते हैं, बट ज़्यादातर काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू लिम्फेटिक सप्लाई के अंदर एंटर हो जाते हैं। सो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन सिर्फ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की होती है इनटू द पोर्टल ब्लड। अगर मैल एब्जॉर्प्शन होगी, जैसा कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की एबनॉर्मेलिटीज़ में देखा, उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। उसकी वजह से जो फैटी स्टूल्स होंगे उसको स्टेटोरिया कहेंगे। रीज़न कैन बी द पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इलियल रिजेक्शन, और इवन डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एपोप्रोटीन्स नहीं थे, काइलोमाइक्रॉन नहीं बन सके, तो वो भी मैल एब्जॉर्प्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन की एब्जॉर्प्शन को अगर हम देखें तो स्टेप वाइज इट्स एक्सप्लेन वेरी वेल इन दिस। डाइट्री आयरन हम दो फॉर्म्स में लेते हैं, एक तो हीम की फॉर्म में और एक फेरस की फॉर्म के अंदर होता है। और ये आता कहाँ से है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर। फिर ये एब्जॉर्ब किस तरह से होना है, एब्जॉर्ब होना है जी ये फेरस की फॉर्म में। हीम जो है वो हीम कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, और फेरस आइंस जो हैं वो डाइवेलेंट मैटर ट्रांसपोर्टर के थ्रू, एनीवेज इधर वे दे कम इनसाइड, और यहाँ पे आयरन सेल के अंदर पहुँच गया। अगर तो ब्लड में ज़रूरत होगी आयरन की तो वो एग्जिट कर जाएगा वाया दिस फेरोपोर्टिन और ब्लड में चला जाएगा। अगर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनफ आयरन मौजूद है ब्लड के अंदर, तो ये यहीं पर स्टोर हो जाएगा फेरेटिन पूल के अंदर। अगर तो ब्लड में चला गया है तो फिर वहाँ ट्रांसफेरिन के थ्रू it will be moving to its destination। इसी तरह विटामिन डी और कैल्शियम की बात करें तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी गट से होती है, और इसके लिए चैनल प्रोटीन है कैल बाइंडिंग, ये इसको हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होने के लिए, और विटामिन डी भी इसको फैसिलिटेट करता है इस प्रोटीन को एक्सप्रेस होने में। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो या इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो रिकट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ऑफ कोर्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसी तरह विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से आता है, विटामिन B12 को बाइंड करता है और इनका एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि स्मॉल आइलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है फिर जाके। और अगर स्मॉल आइलियल रिजेक्शन हो जाए या इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन B12 फिर एब्जॉर्ब नहीं होता, जो आप पर्नीशियस एनीमिया के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं। सो दिस इज़ द डेली टर्नओवर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है। इतनी सारी सिक्रीशन आती है, कुछ उसमें से हमने इनटेक किया होता है, बाकी सारी सिक्रीटरी एक्टिविटी की वजह से आती है, और उसमें से मेजरली रीअब्जॉर्ब हो जाती है स्टूल के अंदर ओनली 200 ml। और ज़्यादा एब्जॉर्प्टिक एक्टिविटी अगर आप देखें जर्जनम और आइलियम की कंपेयर करें विद द colon, 1300 ml versus about 7000 ml in the small intestine being absorbed every day। मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी लार्ज इंटेस्टाइन की 5 to 8 लीटर्स है ऑल्दो, लेकिन ऑन एवरेज पर डे 1 to 1.5 लीटर्स एब्जॉर्ब हो रहा होता है। बैक्टीरियल एक्शन इन कोलन, इसकी वजह से भी कुछ डाइजेशन होती है, जो अनडाइजेस्टेड रफेज सेलुलोज चला जाता है वहाँ पे, फिर कोलोनिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी जैसे आपने लार्ज इंटेस्टाइन में देखा इनके फंक्शंस, और जो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो सारे का सारा एज यू कैन सी ओवर हेयर दैट इज़ लेफ्ट इनटू द फीसेस। उसका कलर किस वजह से है, ओडर किस वजह से है, यू कैन सी ओवर हेयर। सो दिस इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ द डाइजेशन ऑफ carbohydrates, proteins and fats. I hope this will help. If you have any question, please feel free. Allah Hafiz.